नमस्कार दोस्तों। आज फिर कुछ विद्यार्थियों के द्वारा ये प्रश्न किया गया। मुझे फ़ोन करके कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि सर कैसे किसी चीज़ को याद रखें, उसको रट डालें, रट रट करके पढ़ डालें। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उसे समझ करके पढ़ना चाहिए। मेरा तो उनको एक ही फार्मूला रहता है कि या तो रट रट कर समझ जाएं या समझ समझ कर रट जाएं। मतलब इसका समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो मेमोरी है, स्मृति, वो कैसी है, साइंस क्या बताता है उसके बारे में। तो मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी एक अस्थाई यादाश्त या स्मृति और स्थायी यादाश्त यानी स्मृति। जो कोई चीज़ हम रटते हैं तो रटते समय एज इट इज़ हम रटने की कोशिश करते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अस्थायी स्मृति में जाता है। जैसे बचपन में बच्चों के लिए क ख ग घ पढ़ने की एक मिंटल या किताब आती थी, जिसमें सिंपल लिखा होता क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। इस टाइप से केवल लिखा होता था। बच्चे उसको आंख बंद करके रट लेते थे। रटने के बाद फिर बीच बीच में भूल जाते थे। जैसे उनसे पूछा जाता था तो बीच बीच में भूल जाते थे। फिर बाद में उससे उन्नत किस्म की एक किताब आई, जिसमें जहां क लिखा है वहीं कबूतर बना दिया, जहां ख लिखा है वहीं पर खरगोश का चित्र बना दिया, जहां ग लिखा है वहीं पर गमला या गधा का चित्र बना दिया। तो इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में जब देखने लगा तो बच्चा उस पर सोचने लगा कि अरे ये क मतलब कबूतर, कबूतर क्या है। तो उस पर वो गहन चिंतन करने लगा, यानी समझ करके उसको याद करने की कोशिश करने लगा। तो जब कोई चीज हम समझते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो कोई चीज समझ के साथ विकसित होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वो हमेशा ही चित्रों के रूप में होती है। बिना चित्र के कुछ भी आप सोच करके बता दीजिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो कुछ भी आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसको एक बार अपने मन से सोचिए और सोच करके बताइए कि बिना पिक्चर के मैंने उसको सोच लिया। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा तो उसने तपाक से उत्तर दिया कि सर जैसे हवा, हवा तो हमें दिखाई नहीं देता और फिर भी हम हवा के बारे में जानते हैं। मैंने कहा कि एक बार सोचो कि हवा कैसी होती है। आपको पत्तों की हिलती हुई डालियां, पेड़ के हिलती हुई डालियां या पत्ते दिखाई देंगे, धूल उड़ती हुई आंधियों के रूप में दिखाई देंगे। ये तेज हवा का झोंका है, ये मध्यम हवा का झोंका है। तो उसको भी हमारा मस्तिष्क चित्र के रूप में ही रखा है। शायद इसीलिए भारतीय धर्मशास्त्र में एक देवता जो लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनका नाम चित्रगुप्त देव रखा गया है। चित्रगुप्त देव, चूंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ गुप्त चित्रों की भांति हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित होता चला जाता है। और उसको जो उस गुप्त चित्र को पढ़ने की कला जानता हो, वो पढ़ करके देख सकता है कि मैंने कितने अच्छी बातों को सोचा है, कितनी अच्छी बातों को किया है, कितने अच्छे चीजों को देखा है। इन सब के आधार पर वो हमारी अच्छाई जान सकते हैं कि हमने अपने जीवन काल में क्या अच्छा किया, और इसी तरह से कितनी बुरी बातों के बारे में सोचा है, कितना बुरा सुना है, कितना बुरा किया है, तो वो हमारी बुराई के बारे में जान सकते हैं। और इस प्रकार एक बैलेंस शीट मेरे लिए तैयार हो सकती है कर्मों की, कि मुझे स्वर्ग जाना चाहिए अथवा नरक जाना चाहिए। तो यहाँ कहने का आशय सिर्फ आप लोगों के बीच में इतना ही है कि हम जब समझने की बात कह रहे हैं और जब रटने की बात कह रहे हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस है कि समझ के लिए हमें हर पहलू पर विचार करना होगा, उसे कहानी के रूप में, उसके पीछे की बातें, उसके आगे की बातें, उसको कोरिलेट करना होगा, ताकि एक चित्र की भांति, सिस्टम की भांति हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्थायी रूप में बन जाए, जिससे कि जब कभी भी परीक्षा में मुझे उसे लिखने की जरूरत पड़े, जब कभी इंटरव्यू बोर्ड के सामने उसे मुझे अभिव्यक्त करने की जरूरत पड़े, बताने की आवश्यकता पड़े, तो तुरंत माइंड हमें हमारे मुख पर उसको ला करके दे दे, हमारे हाथ को संकेत कर दे और तत्काल उसका हम उत्तर लिख डालें या इंटरव्यू बोर्ड के सामने उसको प्रस्तुत कर डालें।
लेकिन अब कई विद्यार्थी इस बात का भी प्रश्न किए कि सर समझे कैसे। रटना तो ठीक है कि किताब में एक बार नहीं तो 2 बार आंख बंद करके हमने रटा और एक बार में रट गया, 2 बार में रट गया, लेकिन जो समझने की बात आप बता रहे हैं वो हमारी कम समझ में आ रहा है कि आखिर समझ के कैसे, हर विषय को हम कैसे समझ सकते हैं। उनके लिए मैंने बड़ा एक तरीका डेवलप करने की बात की कि पढ़ाई को एक तो बोरिंग मत होने दीजिए। बोरिंग होगी तो वो चीज़ आपके लिए स्थायी मस्तिष्क में जाने के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। इसको बहुत विस्तार से और टोटलिटी में हमें समझने की आवश्यकता है। इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। जब भी हम पढ़ें तो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, दिलचस्पी के साथ पढ़ें, और तभी ये संभव है जब हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना शुरू करें। अब इंटरेस्टिंग हमारी पढ़ाई कैसे बन सकती है? उसके लिए एक तरीका होता है कि पढ़ाई में हम गेम्स खेलें, खेल के रूप में उसको डेवलप करें, क्विज कंपटीशन के रूप में उसको क्विज करें कि आखिर बाबर भारत में कब प्रवेश किया, या परमाणु जो बम बना भारत में उसका आविष्कार किसने किया, भारत में कौन लॉन्च किया। इस तरह की चीजों को जब हम क्विज के रूप में रखते हैं तो मस्तिष्क में सवाल उठता है, उस विषय पर सवाल उठेगा, और जब सवाल उठेगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ हमें खींचना शुरू कर देता है। इसी तरह से जैसे स्टोरी टेलिंग के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। मान लीजिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, भारत की नई आर्थिक नीति। अब ये भारत की नई आर्थिक नीति तो 1991 में आई, 1991 में लाई गई। अब 1991 में जो भारत की नई आर्थिक नीति लाई गई, हम अपना जल्दी जल्दी पढ़ डालें कि उसमें क्या क्या किया गया, उसकी क्या विशेषताएं रही। लेकिन अगर इसी को कहानी के रूप में हम शुरू करते हैं कि वो दिन कितना भयावह और भारत के लिए चैलेंजिंग था, उसके ठीक पहले जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी थे, भारत की दुर्दशा को रोकने के लिए उनको ले जाकर के बैंक ऑफ इंग्लैंड को 12 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। इसके बाद वो सरकार लंबे समय तक उनकी नहीं चल पाई, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, और उस समय जो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री काल कवलित हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उस समय वित्त मंत्री थे। उनके द्वारा इस तरह की एक पॉलिसी लाई गई जो विश्व बैंक और आईएमएफ के साथ समझौते के बाद ये पॉलिसी लाई गई थी। तो अब इसमें क्या हुआ, क्या होने के लिए एक एब्रिविएशन शैली भी डेवलप की जाती है कि हम शॉर्ट को एक साथ कंपाइल कर देते हैं और उसको फिर लेकर के इसकी विशेषता में डाल देते हैं। जैसे एलपीजी मॉडल अपनाया गया। अब ये एलपीजी गैस का भी हो सकता है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की भाषा में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी 3 महत्वपूर्ण पहलू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रहे कि हम निजीकरण पर बल देंगे, हम उदारीकरण पर बल देंगे और वैश्वीकरण पर बल देंगे। अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र के लिए उसको अवसर देंगे। उनके लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो लाइसेंस राज प्रणाली हमारी थी, परमिट राज प्रणाली हमारी थी, उसको उदार करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, और साथ ही न केवल अपने निजी क्षेत्र के लिए इसको ओपन करेंगे, बल्कि विश्व के सभी निजी क्षेत्र के जो भी निवेशक हैं वो भारत में आकर के इन्वेस्ट कर सकें, भारतीय जाकर विदेशों में इन्वेस्ट कर सकें। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, यानी ग्लोबलाइज स्वरूप प्रदान करेंगे। तो मोटे तौर पर जो हम बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि किस तरह से हम इसको एक एब्रिविएशन शैली में ले पा रहे हैं और कैसे इसको हम स्टोरी टेलिंग के रूप में, कि कहानी के रूप में, साथ ही और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो जो कठिन टाइप के टॉपिक हो उनको डायग्राम, ग्राफ और चार्ट, इसको डीजीसी टेक्निक कहते हैं। तो डीजीसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर हम पढ़ें, कोई चीज बना रहे हैं उसमें हम ग्राफ बना लें कि इस तरह से इसमें गिरावट आ रही है, इस तरह से इसमें वृद्धि हो रही है, उसका चार्ट बना लें, या कोई डायग्राम बना लें कि अगर भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो किस तरह से चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ, आंदोलन, अगर आधुनिक काल में हम पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता के आंदोलन की बात कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक एक्सिस पर
पता चले कि हम समय और उसके विस्तार को ले लें, दूसरे एक्सिस पर क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ उसको ले लें और उसके बाद एक डायग्राम बना दें। तो ये हमारे विषय को रोचक बना देता है। इसी तरह से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप बना लें, उस मैप में प्लॉट करना शुरू कर दें। कोई भी जनसंख्या नीति पढ़ रहे हो तो भी कहाँ के लिए कौन सी पॉलिसी किस तरह से सुटेबल होगी, पर्यावरण पॉलिसी की नीति पढ़ रहे हो, एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो उसके लिए अपना बना लें। तो जब हम पिक्टोरियल फॉर्म, डायग्रामेटिक फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, चार्ट के फॉर्म में अपने विषय को पिरोना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाता है, मजेदार होने लगता है, फिर हमारी दिलचस्पी उसमें बढ़ने लगती है। और आधुनिक समय में तो ये भी कहा जाता है कि केवल लिखी हुई पुस्तक को पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग बना देता है, और ऑडियो विजुअल जो आज की पढ़ने की शैली है, जिसको सबसे कारगर शैली आधुनिक रिसर्च बताते हैं, तो उस फॉर्म में क्यों न शुरू करें। जैसे अगर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उस टॉपिक पर तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर ही वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उस टॉपिक की थोड़ी देर के लिए वीडियो भी देख लें, सुन लें। तो ये अगर दोनों चीजें हम एक साथ समाहित करते हैं तो वो हमारे लिए, हमको उस विषय से बहुत अच्छे से गहराई से जोड़ेगा और बेहतर तकनीक के साथ हमें वो स्थायी रूप में हमें दे पाएगा। लेकिन जो रटने की आदत बन गई है उसको छोड़े कैसे। समझने के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन रटना आसान लगता है, इससे तो हमें लगता है कि हम इतनी बाहर की चीजों को सोचें, बोलें। तो जो हमने आदत पकड़ ली है रटने वाली, उसको कैसे छोड़ें, ये भी तो एक प्रश्न है। उसको छोड़ने के लिए आपको मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान इसमें आकृष्ट करूंगा कि जैसे सबसे पहले, मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ वीडियोस हमारी आप देखेंगे कि हमको लक्ष्य को छोटा छोटा सेट करना होगा। यानी जो हमारा टॉपिक है तो बड़ा टॉपिक होगा, विषय है तो बड़ा विषय होगा, उस बड़े विषय को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लें और एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें, फिर अगले छोटे से टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे रटने के बजाय हमें समझकर पढ़ने की जो शैली है वो डेवलप होने लगती है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ इसमें कि चाहे तो इसमें फॉर्मूला की शैली डेवलप करें, फॉर्मूला बनाना या एब्रिविएशन वाला जो अभी मैंने आपको पीछे बताया। फॉर्मूला के लिए जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में एक समास होता है। अब उस समास के कुछ भेद होते हैं, तो कई बार विद्यार्थी रटते रटते फिर भूल जाता है कि अरे यार कौन सा समास कहां पर था। उसको एक कविता के फॉर्म में एक छोटा सा फार्मूला बना दिया हमने। अव्ययी प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष में का छिपावत है, बहुब्रीहि एक अर्थ के साथ, द्वंद्व में और छिपावत है, और कर्मधारय विशेषण विशेष, द्विगु फिर संख्या लावत है। हमने एक एक करके अव्ययी भाव समास की बात कर ली, तत्पुरुष समास की बात कर ली, कर्मधारय समास की बात कर ली, बहुव्रीहि समास की बात कर ली, द्विगु समास की बात कर ली और द्वंद्व समास की बात कर ली। उसके साथ साथ छोटा सा उसका संकेत बना दिया कि किस समास की क्या विशेषता होती है, और इस आधार पर अगर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं समास के बारे में तो उसका उत्तर बहुत आसानी से हम दे पाते हैं या उसको याद कर पाते हैं। इसी तरह से एब्रिविएशन शैली में जैसे विबग्योर, सूर्य की 7 किरणों के लिए हम लोग विबग्योर का अपना आसानी से क्रम याद कर लेते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन सी रेज आती है, कब वायलेट आएगी, कब इंडिगो आएगी, कब ब्लू आएगी। तो विबग्योर का पूरा एक सीक्वेंस हमें याद हो जाता है। और ऐसे अगर सिंपल ढंग से उसको समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें तो जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये सामान्य तौर पर लोग इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और बेहतर तरीका इसमें होता है जब हम समझने की तरफ अग्रसर होते हैं कि विषय को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें, जो भी हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी विषय बनाया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानव जीवन को प्रभावित न करता हो या मानव जीवन से प्रभावित न होता हो। मानव जीवन जब तक उससे जुड़ा नहीं होगा वो विषय आपको क्यों पढ़ाया जाएगा। कुछ भी विषय ऐसा फालतू का नहीं दे दिया जाता जो हमारे जीवन से कोई मेल ना खाता हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं मैथमेटिक्स का एक उदाहरण देता हूं। गणित में कैलकुलस का एक टॉपिक है फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं।
अब मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों से जो सामान्य तौर पर बीटेक कर रहे होते हैं या इंटरमीडिएट कर चुके होते हैं और मैथमेटिक्स के छात्र हैं या बीएससी कर रहे हैं साइंस में मैथमेटिक्स से, उनसे पूछता हूँ कि भाई फंक्शन क्या है, फलन क्या होता है, तो वो गोल मटोल करके और छोटी मोटी परिभाषा देने की कोशिश करते हैं या नहीं दे पाते हैं। कुछ तो सिंपल इतना बताते हैं कि साहब अगर x इज इक्वल टू इतना करके हमें इक्वेशन दे दिया जाए तो मैं डिराइव कर सकता हूँ उस फलन को, उस फंक्शन को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन ये होता क्या है ये बताना हमारे लिए मुश्किल है। उनको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे जो वेरिएबल है वो दो तरह की वेरिएबल होती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। यानी मैं मोटे तौर पर कहूं तो एक कांस्टेंट्स होते हैं, यानी जिनको हम संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक वेरिएबल्स होते हैं जिनको एक्स वाई जेड हम डिनोट करते हैं, ए बी सी डिनोट करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू अलग अलग सवालों में अलग अलग आती है। अब जो एक्स वाई जो कुछ भी ये चीजें हैं, इसमें जब दो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दूसरे को राइट हैंड साइड कहते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और उनके बीच के हम रिलेशन को देखते हैं, तो उदाहरण के तौर पर जैसे किसान है, किसान फसल खेत में उगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? खेत चाहिए, बीज चाहिए, या और सिंचाई के लिए साधन होगा तो पानी चाहिए होगा, उसके लिए श्रम चाहिए होगा, उसके लिए अगर उसमें फर्टिलाइजर डाल रहा हो तो खाद चाहिए होगा, और इसका परिणाम क्या निकलेगा? फसल, आउटपुट के रूप में फसल होगी। अब ये फसल डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि फसल कभी ज्यादा पैदावार हो सकती है, कभी कम पैदावार हो सकती है। खेत हमारा सीमित होगा, उसी खेत में कभी पैदावार ज्यादा हो सकती है और कभी पैदावार कम हो सकती है। यानी जो फसल है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल है, और खाद भी वेरिएबल हो सकता है, श्रम भी वेरिएबल हो सकता है, कभी हम 2 श्रमिक लगा सकते हैं या ज्यादा श्रमिक भी लगा सकते हैं, पानी भी कभी 2 सिंचाई दे सकते हैं, कभी 3 सिंचाई दे सकते हैं, जैसी आवश्यकता हमें समझ में आए। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फसल और इनके बीच में कोई संबंध ना हो। अब मैं इसमें यह कहूं कि फसल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, या खाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, श्रम डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो खाद, बीज, श्रम, पानी ये सब है वो इंडिपेंडेंट है, इस पर फसल का मान निर्भर करता है। तो इन दोनों में से खाद कितना डालें कि फसल कितना हो जाएगा, श्रम कितना बढ़ा दे या फसल कितना हो जाएगा, इन दोनों के मध्य का जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, उसी को फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। अब अगर इस परिभाषा को आपको समझना पड़े, जानना पड़े, तो आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। दूसरा, जब आप फलन पढ़ेंगे तो बार बार आपको खेती किसानी या अन्य चीजें याद आ जाएंगी। इसी तरह से ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में भी तमाम फंक्शन होते हैं, इस फंक्शन में भी इसी तरह के डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा करके और उस फंक्शन को संचालित किया जाता है। अगर इस तरह की चीज को और हम देखने की बात करें, इसमें कि हमारी समझ और कैसे विकसित हो, तो एक पहलू आता है जिसमें हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। पहले भी मैंने कहा था कि समय का प्रबंधन पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी चीज है। कौन सा समय हो? कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर आपने कहा कि मुझे ज़्यादातर भोर में पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं तो लेट नाइट सोता हूँ, सुबह नींद नहीं खुलती है, आलस्य आती है सुबह उठने में। तो उनके लिए मैं बार बार इस चीज़ को फोकस करता हूँ, बताता हूँ कि ये एक आइडियल सिचुएशन है। जैसे अगर मेरे लिए 24 घंटे सिर्फ पढ़ने के लिए हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी भोजन करके और सो जाऊँ, ताकि मेरी निद्रा पूरी हो जाए और सुबह भोर में मैं जल्दी से उठ जाऊं और जगने के बाद मुझे एकदम फ्रेशनेस महसूस हो। उस समय हमारी एनर्जी का लेवल हाई होगा, हमारी जो स्मृति का लेवल होगा वो हाई होगा, और उस समय जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा उसमें एक तो मेरी अभिरुचि बढ़ेगी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और दूसरा कि वो मुझे बहुत आसानी से, सहजता से याद होता जाएगा, हम उसको लर्न करते जाएंगे।
दूसरा पहलू इसमें है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा करने का अवसर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समय और परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, तो जब परिस्थितियां हमारी विपरीत हैं तो हम उनके अनुकूल अपने को ढालेंगे, कोशिश करें कि उनके अपनी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से जी पाए। ऐसा ना हो कि हम परिस्थितियों को कोसते रह जाएं कि अगर काश हमें भी रात में जल्दी सोने का अवसर मिल जाता तो सुबह उठ करके मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता। नहीं, अगर हमें रात में लेट सोने का अवसर मिलता है तो जब भी हम जग करके फ्रेश हों अपने आप को, और जब अपने को एनर्जेटिक फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तभी से पढ़ना शुरू करें। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अपने स्वास्थ्य के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो ज़्यादा कारगर माना जाता है। तो अगर आप जल्दी सोने में सफल हो पा रहे हैं तो आप जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर माना जाता है। इसी तरह से किस स्थान पर पढ़ें, कोई सोचता है कि दिल्ली जाना बेहतर होगा, कोई पूछता है कि नहीं इसके लिए इलाहाबाद प्रयागराज जाना अच्छा होगा, कोई कहता है लखनऊ, कोई इंदौर, कोई भोपाल, अलग अलग प्लेसेस की लोग बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं साहब हम ललितपुर में शहर में रह करके पढ़ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गांव में हमें माहौल नहीं मिल पाता है। तो इन सब के लिए मैं जो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताता हूँ उनमें से एक लक्षण ये प्लेस वाला भी है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। गृह त्यागने का तात्पर्य सिंपल सा है कि जब हम गुरुकुल में जाते थे, जब हम जंगल में जाते थे, स्वाध्याय करना हो या गुरु जी के द्वारा कोई हमें पाठ या विषय पढ़ाया जाता हो, उस समय बिल्कुल शांत वातावरण रहता था, घर में चहल पहल होती रहती थी। तो घर के चहल पहल वाले माहौल से निकल करके, अशांत माहौल से निकल करके हमें शांत माहौल में रह करके पढ़ना ज़्यादा कारगर रहेगा। इसलिए जब हम पढ़ें तो किस स्थान पर जा करके पढ़ें, ज़्यादातर जहां हमें शांति सुकून अच्छे से मिल रहा हो वहां पर पढ़ने की आदत डालें। लास्ट आपको बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि विषय ज़्यादा बोझिल न होने पाए। अन्य भी इसमें महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमें आगे विचार करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल एक अंतिम उपाय आप इसमें कर सकते हैं, वो है ग्रुप डिस्कशन, समूह में पढ़ाई। जो कुछ भी पढ़ें उसमें डिस्कशन का पहलू पुट अवश्य शामिल करें, क्योंकि जब आप समूह में पढ़ते हैं तो नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपके पास आते हैं और नए तरीके से सोचने की चीज आती है। जो हम पढ़ करके आए हुए होते हैं दूसरे को अभिव्यक्त नहीं कर पाते तो लगता है कि मैंने पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ दी है। अब जब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं तो ये दिमाग में रहता है कि उसको मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ग्रुप को बताना भी पड़ेगा। तो वहां के लिए फिर माइंड आपका अलर्ट हो जाता है, फिर आप उसको बेहतर ढंग से समझ करके और याद कर पाते हैं, दूसरे को बता पाते हैं, समझा पाते हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आगे फिर से किसी वीडियो में मैं डालूंगा कि अपने आप को स्वस्थ रखते हुए किस तरह से समझ करके अपने विषय को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। अगला आने वाला टॉपिक हो सकता है कि मैं परीक्षा पीरियड में आपकी एंजाइटी, किस तरह से आपका टेंशन बढ़ जाता है, उस टेंशन पर, एंजाइटी पर कंट्रोल करें, इस विषय पर बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।